हेलो एंड वेलकम टू एकेडमिक रिसोर्सेज दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ओली बोर्ड के 12 और 13 जुलाई को जो लाइव टेस्ट सेक्शन हुआ है उसके बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे जीके सेक्शन और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इन दोनों सेक्शन को हम पोस्ट एनालिसिस करने वाले हैं और इसमें हम कंप्लीटली सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं जो जीके का हमारा है। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में बात कर रहा है ये कि एक संविधान अपने नागरिकों के अधिकारों को उपयुक्त में से किसके द्वारा उल्लंघन किए जाने से बचाता है। तो संविधान हमको हर तरीके से जो भी मौलिक अधिकार है उनके उल्लंघन से बचाता है। तो चाहे वो कोई व्यक्ति करे, चाहे कोई संगठन करे, चाहे कोई राज्य करे। तो ये राज्य, यहाँ पे राज्य की परिभाषा हमारे आर्टिकल 32 में दी, सॉरी 12 में दी है। और जो भी हमारे उल्लंघन होते हैं उनके खिलाफ हम जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में रिट लेके आर्टिकल 32 के तहत। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में बात कर रहा है यदि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के किसी खदान में काम करने के लिए नियुक्त किया जाता है तो ऐसी स्थिति में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राहत प्रदान करेगा। जैसा कि सब जानते हैं 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को अगर किसी खदान या किसी फैक्ट्री में काम करने से जो हमको रोकता है वो आर्टिकल हमारा आर्टिकल 24। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसी तरह से अगर बात करें आर्टिकल 32 और आर्टिकल 22 और आर्टिकल 25। तो आर्टिकल 25 बात करता है धार्मिक कार्य में जो भी हम किसी भी धर्म की अगर मान्यता मानना चाहे तो हम धर्म मान सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है ये। इसी तरह से अगर आर्टिकल 22 की बात करें तो इसके दो सेक्शन है, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट सेक्शन बात करता है कि आपको जानने का अधिकार है कि आपकी गिरफ्तारी किस वजह से हो रही है, आपको गिरफ्तारी का रीजन जानने का अधिकार है। और सेकंड है 24 आवर्स में किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने उनको जो भी गिरफ्तार किया गया व्यक्ति है उसको पेश करना होगा। इसी तरीके से हम आर्टिकल, अभी क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पण अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ये की गई थी मृणालिनी साराभाई, जो कि हमारी है भरतनाट्यम डांस से रिलेटेड। एंड ये विक्रम साराभाई की वाइफ है, वाइफ ऑफ विक्रम साराभाई जो हमारे रॉकेट मैन है साराभाई। एंड साथ ही में ये है कथक से भी रिलेटेड, कथकली से। इसी तरह से अगर रुक्मणी देवी मंडल के बारे में बात करें तो ये हमारे हैं फर्स्ट वुमेन है जो कि हमारी मतलब कला क्षेत्र की वजह से इनको नॉमिनेट किया गया था राज्यसभा में। राज्यसभा में मेंबर के तहत इनको नॉमिनेट किया गया था, फर्स्ट फीमेल मेंबर है। साथ ही में इन्होंने कला क्षेत्र फाउंडेशन की भी स्थापना की। और इनकी अगर और बात करें तो ये भी भरतनाट्यम से रिलेटेड है। इसी तरीके से अगर सोनल मानसिंह की बात करें तो सोनल मानसिंह हमारी है ओडिसी डांस से रिलेटेड। एंड सेकंड हमारी भरतनाट्यम से रिलेटेड। तो ये दोनों नाम डांस इनके हो गए। इसी तरीके से अगर यामिनी कृष्ण मूर्ति की बात करें तो ये है कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम, इन दोनों डांस से रिलेटेड है। और साथ ही में इन्हीं दोनों डांस से हमारी है मल्लिका साराभाई जो कि हमारी है मृणालिनी साराभाई की बेटी है, डॉटर ऑफ मृणालिनी साराभाई। साथ अगर यामिनी कृष्ण मूर्ति की और बात करें तो ये है तिरुपति तिरुमाला टेम्पल में अस्थाना नर्तकी का इनको टैग मिला हुआ है। ये सब बात हो गई हमारी इन डांस के बारे में। हमारा आंसर हो गया था मृणालिनी साराभाई। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। सारी बातें काफी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 29, पूना पैक्ट। ये है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बात कर रहा है कौन कौन सा सबसे पहले हुआ। तो पूना पैक्ट की बात करें तो पूना पैक्ट हुआ था 1932 में। गांधी इरविन पैक्ट हुआ 1931 में। पाकिस्तान रिजोल्यूशन आया 1940 में, जिसको भी लाहौर रिजोल्यूशन भी बोलते हैं। एंड ये किसके द्वारा लाया गया था, भाई AK फजलुल हक, इनके द्वारा इसको लाया गया था। अगर लखनऊ पैक्ट की बात करें तो ये हुआ था 1916 में।
जिसकी अगर अध्यक्षता की बात करें तो अंबिका चरण मजूमदार ने इनकी अध्यक्षता की थी। तो इसका अगर तो इसका हो जाएगा हमारा 4 से स्टार्ट हो जाएगा, 4312। ठीक है, तो आंसर हो गया हमारा सी ऑप्शन। अगर लखनऊ पैक्ट की बात करें तो यहाँ पे हमारे जो गर्म दल और नरम दल दोनों का हमारा विलय हो गया था। साथ ही में अगर दोनों वो देखा जाए, साथ ही में मुस्लिम लीग से भी यहाँ समझौता हो गया था। 30 है, हु टुक ओवर एज द 28 डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड्स ऑन सितंबर 30, 23। तो ये डायरेक्टर जनरल बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, काफी पुराना था। क्वेश्चन नंबर 31, completely commonly recognized metalloids such as antimony, arsenic present in which block of modern periodic table। तो ये हमारे पी ब्लॉक में है, जिसकी हमारी पूरी टेबल है, ये पीरियड हमारा है। क्वेश्चन नंबर 32, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड द प्रैक्टिसेस ऑफ सिजदा एंड पेबोस इन दिल्ली सल्तनत। तो अगर सिजदा और पेबोस की बात करें, सिजदा का मतलब है हमारा जो कि राजा के आगे झुकना, एंड पेबोस का मतलब है उनके पैर को चूमना। अगर बात करें इनकी डायनेस्टी, तो ये हमारी है दिल्ली सल्तनत का काल है। जो हमारे अगर इनका नाम है तो ये है गयासुद्दीन बलबन, जिन्होंने सिजदा और पेबोस का स्टार्ट किया था, और ये हमारे स्लेव डायनेस्टी से रिलेटेड है। अगर बात करें सारी डायनेस्टी, तो दिल्ली सल्तनत में कौन कौन सी डायनेस्टी हुई है, तो स्लेव हुई है, सेकंड हमारी थी खिलजी, तीसरी है तुगलक, चौथी है सैयद, एंड पांचवी है लोधी। ये टोटल 5 डायनेस्टी ने हमारे दिल्ली सल्तनत पे राज किया है। अगर इनके टेन्योर की बात करें तो 1206 से लेकर 1290 तक हमारी स्लेव डायनेस्टी ने राज किया है। 1290 से लेकर 1320 तक 30 सालों तक खिलजी वंश था। तुगलक वंश की बात करें तो 1320 से 1414 तक था, और सैयद वंश हमारा था 1414 से 1451, और 1451 से लेके लास्ट जो 1526 जहाँ तक बाबर आ गया, बाबर ने यहाँ पे लोधी को हरा दिया, और यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ था मुगल काल 1526 के बाद। अगर बात करें अलाउद्दीन खिलजी की, तो इन्होंने बाजार पे कंट्रोल स्थापित किया था, बाजार नियंत्रण। और साथ ही अगर बात करें तो इन्होंने जो दाग प्रथा स्टार्ट की थी, जो अपने घोड़ों पे थी। बस इससे ज़्यादा तो और क्या ही बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 बात करता है पीएच वैल्यूज के बारे में। तो यहाँ पे अगर पीएच वैल्यू बात करें तो बेकिंग सोडा की हमारी पीएच वैल्यू होती है 9। सी वाटर की अगर बात करें तो सी वाटर की हमारी होती है, जो कि हमारी सी वाटर की होती है 7.5 से लेकर 8.3 तक पीएच वैल्यू होती है। ये हमारा एल्काइन होता है। सेम ये भी एल्काइन होता है, लेकिन ये हार्ड एल्काइन होता है थोड़ा। ब्लड की बात करते हैं हमारा 7.4 होता है। विनेगर हमारा होता है 2 से 3 पीएच। अगर इनको मैच करें तो बेकिंग सोडा हो जाएगा सेकंड। सी वाटर हमारा ऑप्शन गलत है यहाँ पे। 5 हमारा होता है जो नॉर्मल रेन होती है उनका, नॉर्मल क्लीन रेन होती है उसका होता है 5 से लेकर 5.5 तक। और अगर एसिड रेन की बात करें तो एसिड रेन का पीएच होता है 4। तो यहाँ पे वैसे देखा जाए तो सारे ऑप्शन गलत हो गए, क्योंकि यहाँ पे सी वाटर का जो वैल्यू है 5 ये गलत है। यहाँ पे आना चाहिए 9, 7 या 8 के आसपास की वैल्यू आनी चाहिए। 5 की जगह 8 कर लेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सेकंड फर्स्ट का सेकंड हमारा ओनली ऑप्शन डी में है, तो ये ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 बात कर रहा है व्हाट इज द टेम्परेचर अबव विच फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कैन नॉट बी मैग्नेटाइज्ड। तो यहाँ पे बात करें क्यूरी टेम्परेचर की, जहाँ की फेरोमैग्नेटिक जो मटेरियल होता है वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है, और इसके बाद में मैग्नेटाइज नहीं हो सकता। उसमें एक माइनर लेवल का मैग्नेटिक मतलब कि मेटेलिक प्रेजेंट रहता है, जिससे कि वो अट्रैक्ट जरूर हो सकता है हल्का सा, मतलब जस्ट अबव द जीरो वैल्यू से ऊपर होता है। जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है उसकी वहाँ पे जीरो से बहुत माइनरली अबव होती है, लेकिन जीरो नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें तो यहाँ पे बात कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग अटलांटिक ओशियन।
फर्स्ट ऑप्शन बात करें द अटलांटिक इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन आफ्टर द पैसिफिक। तो हमने पिछले भी वीडियो में बात की है और लास्ट के दोनों ही वीडियोज में हमने बात की है, जो कि ओशियंस के बारे में, जो हमारा वैल्यू है उनके सबके बारे में, कि कौन कौन सा कितना हमारा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है टोटल सी का। टोटल सी हमारा होता है उसके जो 47% के आसपास हमारा करता है पैसिफिक ओशियन, 23% के आसपास अटलांटिक में है। इंडियन ओशियन की बात करें तो ये 19% और 6% एंड 3% ऐसा कुछ वैल्यूज है हमारे, जो बाकी सब ओशियंस की है। तो यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट की अटलांटिक है, सही है। ऑलमोस्ट हाफ साइज ऑफ द पैसिफिक ओशियन, तो यहाँ पे हाफ साइज है कि नहीं है, 23 से 46, ये हमारा हाफ साइज हो गया। अगर इसकी शेप की बात करें तो एस शेप का है, तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो गया, यही आंसर हो जाएगा। अगर बात करें इन टर्म ऑफ ट्रेड, तो ये हमारा बीजीएस्ट ओशियन भी है। ये बात आप अलग से याद कर लेना, जो हमने पहले भी डिस्कस नहीं की थी, बाकी सारी डिस्कस की हुई है। आप इसको याद करना चाहिए, ट्रिक आपकी कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, तो आप पैसा से याद कर सकते हैं इसको, जो कि हमने अभी ट्रिक लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, ए डोम शेप बॉडी ऑफ इग्नियस रॉक बिटवीन टू लेयर्स ऑफ ओल्ड सेडिमेंट्री रॉक इज टर्म्ड एज। तो ये होती है लेकोलिथ। जब हमारे दो सेडिमेंट्री रॉक होती है, उनके बीच में अगर कुछ मेग्मा अगर उठना चाहता है, तो वो हमारे इस टाइप की एक डोम शेप स्ट्रक्चर बनाता है। इसके दो होते हैं, एक तो बेकोलिथ होता है एंड एक होता है लेकोलिथ। बेकोलिथ थोड़ा स्ट्रक्चर में बड़ा होता है और लेकोलिथ थोड़ा छोटा होता है, तो बस यही डिफरेंस होता है। बाकी इसका आंसर हो जाएगा लेकोलिथ। और मेग्मा होता है वही लेकोलिथ का निर्माण करता है, जो कि हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स में डिपोजिटरी रहता है। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 बात करता है द टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज। तो यहाँ पे अगर दो डाइपोल है, जैसे कि एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया, तो इन दोनों को अगर देखेंगे तो इसका टोटल अगर जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ओवरऑल 0। तो अगर इसकी बात, कोई भी डाइपोल होगा हमारा, अगर डाइपोल में मतलब इक्वल लेवल के दो चार्ज है जो कि डिफरेंट चार्ज है, अपोजिट चार्जेज है, तो उनको अगर एडिशन करेंगे तो हमारे साथ 0 आंसर मिलेगा हमको। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिचुअलिस्टिक फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द अंगामी ट्राइब इन नागालैंड। तो इसकी बात करें तो वांगला फेस्टिवल हमारा है मेघालय में, जो कि हमारी गारो ट्राइब करती है। सागा दावा हमारा सिक्किम का है। ड्री फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में होता है। एंड ये हमारा हो गया नागालैंड में, जो कि यूथ को रिप्रेजेंट करता है, जो भी अंगामी ट्राइब में, जो कि अंगामी ट्राइब इसको सेलिब्रेट करती है। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 बात करता है हमारा, बेगम अख्तर इज ए फेमस सिंगर फ्रॉम इंडिया इज नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये हमारी एक गजल गायकी के लिए हमारी फेमस है, और दादरा नामक की एक वो, और साथ ही ठुमरी के लिए भी बहुत फेमस है ये। इनको हमारा 1972 में पद्मश्री मिला था, पहला पद्मश्री। उसके बाद में इनको मरणोपरांत इनको पद्म भूषण भी मिला हुआ है। इसी के साथ अगर बात करें तो इनको मलिकाए गजल कहा जाता है, मलिकाए गजल। ये होगा हमारा बेगम अख्तर से रिलेटेड सारे ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 बात कर रहा है हमारा, द टर्म शेड्यूल्ड ट्राइब इज डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर विच आर्टिकल। तो आर्टिकल 352, सारे ऑप्शंस की बात करते हैं। आर्टिकल 352 हमारा इमरजेंसी से रिलेटेड है। 372 हमारा जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड है। आर्टिकल 323 बात करें तो ये पब्लिक सर्विस कमीशन से है, जो कि हमारी रिपोर्ट हर साल जो रिपोर्ट प्रेसिडेंट के सामने लाके रखनी होती है, उसके बारे में डिस्कस करता है। बच गया हमारा 366, जो कि हमारा शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, पंडित लच्छू महाराज अवार्ड फॉर द ईयर 2018 is to be awarded to who among of the following in August 2024। तो ये मिला था हमारी हेमा मालिनी जी को, जो कि कथक से रिलेटेड है, कथक डांस से, और एक ये फिल्म निर्देशक, फिल्म कलाकार है। ये हमारा हो गया 2018 का। अगर 2016 की बात करें तो ये मिला था रामा वैद्यनाथम को। उमा डोगरा को मिला था 2017 का। 2019 का मिला था सायरा बानो को। चारों ही ये कथक की कलाकार है, चारों कथक के लिए, जो कि हमारा क्लासिकल डांस है।
नॉर्थ इंडिया का, उसके लिए मिला है। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। द लास्ट मुगल बहादुर शाह सेकंड वाज एक्साइल टू, तो इनको भेजा गया था बर्मा, म्यांमार में, जो कि प्रेजेंट टाइम पे म्यांमार बोलते हैं इसको। बैटल ऑफ बक्सर के बाद, जो कि हुआ था 1764 में, इस बैटल में किस किस के खिलाफ हुआ था? ब्रिटिश वर्सेज बहादुर शाह जो दिल्ली का सुल्तान था, उसके साथ ही सिजाउद्दौला एंड मीर कासिम, इन तीनों ने मिलकर लड़ाई की थी। उसके बाद में यहाँ से ही अंग्रेजों का मतलब पूरा शासन अधिकार हो गया था कि हाँ, ये कंफर्म हो गया था इसके बाद में कि हाँ, यहाँ से मुगलों का राज खत्म और बाकी सबका राज खत्म, और अंग्रेजों ने पूरा राज स्टार्ट कर दिया था यहाँ से 1764 से। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च लोकेटेड, तो ये हमारा नागपुर में सिचुएटेड है। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें, विच कंट्री सेट टू होस्ट द मेंस 2034 फुटबॉल वर्ल्ड कप, तो ये 2034 वाला करने वाली है सऊदी अरेबिया। अगर बाकी वर्ल्ड कप की बात करें तो 2022 हो गया, 2026 हो गया, 2030 हो गया, जो कि आपको याद रखना है। अगर 2022 की बात करें तो ये एशिया में हो रहा है। कनाडा 2026 वाला हो रहा है कनाडा एंड मैक्सिको एंड यूएसए, तीनों कंट्री मिलकर कर रही है। साथ ही अगर 2030 की बात करें तो ये कर रहे हैं यूरोप एंड अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हो रहा है। अगर देश की कंट्रीज की बात करें तो ये हो रहा है स्पेन, पुर्तगाल एंड मोरक्को, ये तीनों कंट्रीज मिलकर 2030 वाला फुटबॉल वर्ल्ड कप करवाएंगी। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज ऑफन कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड, तो ये हमारी होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो कि बहुत सारे हार्मोन रिलीज करती है, और ये एक ग्रोथ हार्मोन है। अगर बात करें एंडोक्राइन, तो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दो टाइप की हमारी होती है ग्लैंड्स। अगर एक्सोक्राइन की बात करें तो ये एंजाइम रिलीज करती है, और एंडोक्राइन की बात करें तो ये हार्मोन्स रिलीज करती है। अगर थायराइड ग्लैंड की बात करें तो ये थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करती है, जो कि हमारे गोलोइड जो रोग होता है, जो ये नेक में प्रेजेंट होती है, और जो गलगंड रोग होता है जिसमें नियम होते हैं गलगंड, उस रोग से अगर इसकी कमी से हमारा आयोडीन की पूरी नहीं होती, आयोडीन की पूर्ति नहीं होती, तो इससे गलगंड रोग हो जाता है। अगर एड्रेनलिन ग्लैंड की बात करें तो ये हमारा है मरो या भागो हार्मोन बोलते हैं इसको। इसी के साथ अगर पेनक्रियाज की बात करें तो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों टाइप का, अगर ये देखा जाए तो मिक्स्ड ये एक ग्लैंड है, जो कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों टाइप की चीजें करते हैं। ये एंजाइम भी एक्सक्रीट करता है, और साथ ही ये करता है आपका हार्मोन्स भी रिलीज करता है, तो दोनों टाइप की चीजें यहाँ पे क्रिएट करता है, इसलिए यहाँ पे इसको बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। द इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाई, तो हमारा होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि हमारी होती है आईआरडीआई। आईआरडीआई की बात करें तो 1999 में स्थापित हुई थी, जो कि हैदराबाद में था इसका। स्टार्टिंग में हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर था, बाद में 2001 में इसको दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया हेडक्वार्टर को। आरबीआई की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1934 के एक्ट के तहत, और 1949 में इसका नेशनलाइज हो गया था। सेबी की बात करें तो 1988 में स्टेब्लिश हुई, लेकिन उसके शुरू में स्टेचुरी बॉडी के रूप में स्टेब्लिश हुई थी। बाद में 1992 का एक्ट आया, उसके बाद में एक स्टेचुअरी बॉडी हो गई। पहले मैंने क्या बोल दिया, पहले एग्जीक्यूटिव बॉडी के रूप में स्टेब्लिश हुई थी। पीएफआरडीए की बात करें तो पेंशन फंड
रजिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसकी स्थापना हुई थी 2003 में। इसका एक्ट आया है 2013 में और इसका भी हेडक्वार्टर दिल्ली में है। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है, सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में है एंड बाकी दोनों का हो गया दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 बात कर रहे हैं द लखनऊ पैक्ट ऑफ इंडिया ऑफ 1916 इज इम्पोर्टेंट इन द इवोल्यूशन ऑफ द टू नेशन थ्योरी। तो यहाँ पे हमारे गरम दल और नरम दल मिक्स हुए थे। ये इसकी जो अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। साथ में मुस्लिम लीग यहाँ पे और मुस्लिम लीग के साथ मिलकर हमारा काम हुआ था। तो इसको देखा जाए तो यहाँ पे इसका ऑप्शन ये करेक्ट पूछ रहा है, तो एनी बेसेंट वाला गलत हो जाएगा और इसका यहाँ पे टू नेशन थ्योरी, क्योंकि मुस्लिम लीग की स्थापना यहीं से हुई थी। तो इसके बाद से मुस्लिम लीग यहाँ पे मतलब मुस्लिम लीग को कांग्रेसियों ने स्वीकार कर लिया था, यहाँ से दोनों का विलय हो गया था। क्वेश्चन नंबर 48 पे बात करते हैं। सूचना का अधिकार एक्ट ये 2005 में पारित हुआ था। डायरेक्ट क्वेश्चन है तो इसमें रुकना ही नहीं है। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है जसप्रीत बुमराह ने। सबसे ज्यादा अगर विकेट की बात करें तो ये लिए है रहमुन्ना गुरबाज ने लिए थे ये विकेट्स। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय मानक ब्यूरो किस मंत्रालय के तत्वाधान में काम करता है? तो ये करता है उपभोक्ता मामले, खाद्य एंड सार्वजनिक वितरण निगम। तो भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना हुई थी 2016 के एक्ट के तहत और ये स्थापना इन इफेक्ट हुआ था 2017 में। अगर एक्चुअल डेट की बात करें तो 12 अक्टूबर 2017 में इसकी स्थापना हुई थी और ये ओल्ड दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बात कर रहा है हमारा, राहुल, नितिन और सूरज किसी कार्य को 15, 12 और 20 दिन में कर सकते हैं। राहुल ने 3 दिन कार्य किया है, तो शेष कार्य करने में नितिन और सूरज को कितना टाइम लगेगा? ठीक है, इनका तीनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम हमारा हो गया 60 डे। अगर इनकी एफिशिएंसी की बात करें तो एक दिन में ये 4 काम कर सकता है, ये 5 काम कर सकता है, ये 3 काम कर सकता है। ये बोल रहा है कि 3 दिन तक राहुल ने काम किया, राहुल, नितिन एंड सूरज। अगर राहुल ने 3 दिन काम किया तो उसने 12 काम ऑलरेडी कर लिया, बचा हुआ काम है 48, जिसको कि इनको करना है 8, दोनों मिलकर करना है। तो 8 की एफिशिएंसी होगी तो ये 6 डेज में काम कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर हो गया फर्स्ट, 6 डेज में। बचे हुए अगर टोटल की बात करता है, टोटल कितने डेज लगे? 3 दिन राहुल को लगे और 6 दिन हमको नितिन और सूरज को लगे। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है 1 + 1/8, 1 प्लस, तो इसको अगर एडिशन करके देखेंगे तो ये हो जाएगा 9/8। इसको एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा 8/7। ऐसे ही अगर नेक्स्ट चलते जाएंगे तो ये ऐसे ही होता रहेगा, ऐसे होता रहेगा और ये लास्ट में 3/2 आएगा। ये आपस में ऐसे ही कट जाएंगे सारे, लास्ट में हमारा आंसर हो जाएगा 9/2। क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। 31 लड़कियों का औसत वजन 48 kg है। ठीक है, अब इसमें एक शिक्षक को भी जोड़ दिया। मान लिया शिक्षक की एज हमारी अब यहाँ पे है, शिक्षक का वेट है हमारा 2 kg, सॉरी x kg। अब ये बोल रहा है औसत वेट हमारा, जो औसत वेट पहले 48 था वो 50 हो गया और अभी 32 लोग हो गए, ये बोल रहा है। सिंपल, इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे हम 2 बढ़ा लेते हैं और 2 कम कर लेते हैं, तो 62 इधर रख लेते हैं, प्लस 31 × 50 रख लेते हैं, प्लस x = 50 × 32। ये मैं कैलकुलेशन कम करने के लिए कर रहा हूँ, -62। ठीक है, इधर जोड़ दिया, इधर कम कर दिया। अगर साथ इसको इधर लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा 50 एंड प्लस 62। टोटल हो गया हमारा आंसर 112, ऑप्शन नंबर सी, जो कि शिक्षक की वेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें, निम्न से कौन सी संख्या 18 से विभाज्य होगी? तो ये हमारी 9 से भी होगी और 2 से होगी। ऐसी संख्या हमारी जो 9 और 2 दोनों से विभाज्य होगी वो हमारी हो जाएगी 18 से विभाज्य। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो वैसे ही कट गया। बाकियों की बात करें तो इनका 9 एडिशन होना चाहिए, तब जाके 9 से डिवाइड होगी। 7 + 2 9 होता है, हो जाएगी 4 5 9, ये पूरा नहीं हो पाएगा। 3 1
3 एंड 6 9 एंड 12 नहीं हो पाएगा। ये हो गया 7 2 9 9, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इसका। इसको सोल्व नहीं करना था आपको, भाग देके सबको नहीं देखना है, सिर्फ एडिशन करना था। 9 से डिवाइड करने का अगर ट्रिक देखा हुआ है तो 9 से ट्रिक डिवाइड करना है इसमें सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं। ए बी सी ने 8 7 और 12 के अनुपात में निवेश किया है। उनके निवेश के अनुपात का समय और उनके लाभ का क्रम दे रखा है। तो आपको मालूम है जो हमारा पूंजी और समय इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है वही हमारा प्रॉफिट में जाता है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो 8x रेशियो 7y रेशियो 12z, इसकी वैल्यू दी हुई है 32 रेशियो 21 रेशियो 40। हमको निकालना है एक्स वाई और जेड की वैल्यू, दो वैल्यू उठा लो। तो यहाँ पे 8x बटे 7y इक्वल टू 32 बटा 21 है, तो हमारा हो जाएगा 4/3। एक्स एंड वाई की वैल्यू हो गई एक्स अनुपात वाई 4/3। ऐसे ही हम वाई और जेड भी निकाल लेंगे। 7y 12z इक्वल टू 21/40, 21/40, ये 3 बार गया, ये जाएगा 9/10। वाई बाई जेड जाता, वाई बाई जेड हो रहा है हमारा 9/10। अगर दोनों में y बराबर करना है तो इसको मल्टीप्लाई करना 3/3 से, तो हमारा हो जाएगा 12 9 एंड 10। ये हमारा आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। ये मैं उसी स्पीड से और वैसे ही फास्ट कर रहा हूँ जैसे मैंने क्वेश्चन सोल्व किया होगा उस वक्त एग्जाम में। एग्जाम का प्रेशर आप सहन कर पाएंगे तभी। क्वेश्चन नंबर 56 की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एचसीएफ दे रखा है और यहाँ पे एक वैल्यू दे रखी है एक, ठीक है। एक्स और वाई दोनों में से एक की वैल्यू दे दी एम एन, और बाकी एचसीएफ दे रखा है। हमको पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है वो हमारा होता है दोनों संख्याओं का। अगर एलसीएम निकालना है अपने को, एचसीएफ दिया हुआ है एम, एक संख्या की वैल्यू दे रखी है जो कि एम एन है, एम से एम कट जाएगा, एलसीएम अपना बच जाएगा एक्स इंटू एन, जो कि हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं। एक समकोण त्रिभुज एबीसी की लंबवत भुजाएं, ठीक है, दो लंबवत भुजाएं दे दी है 12 एंड 15, जहां पे बी सेंड ए बी एंड बी सी, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो ये हो जाएगा हमारा 144 प्लस 225, जो कि होता है √369। इसमें अगर 9 कॉमन ले लेंगे तो √3 √41 बच गया। अब हम बात करते हैं कि केंद्र का जो, तो ऑर्थो सेंटर पे चलते हैं। ये हमारा हो गया इन सेंटर, ये हो गया ऑर्थो सेंटर, और ये हमारा हो गया जी। ये हमारे डिवाइड करता है 1:2 में, और ये दोनों सेम सेम रेशियो, ठीक है। अगर ये 3 रेशियो, तो हमारा हो जाएगा बी, पहले हम डिवाइड कर लेते हैं बी डी का वैल्यू। बी डी का वैल्यू होता है AC/2, तो हमारा हो जाएगा 341/2। ये हो गई टोटल वैल्यू। अब हमको बीजी की वैल्यू निकालनी है। बीजी है हमारा 341/2 इंटू 2/3, क्योंकि हमारा 2 रेशियो वाला वैल्यू निकालना है, 2 से 2 कट गया, √41 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। इसमें बात कर रहा है 58 पे कि कौन से ए और बी के मान है जिनके लिए अनंत समाधान पॉसिबल है। तो अनंत समाधान के लिए क्या होता है, ये और ए का रेशियो 7 - a डिवाइड बाई 7 + b इक्वल टू 3b - 8 डिवाइड बाई 7a इक्वल टू 5/15। ये हमारा इक्वेशन सोल्व होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी जाके हमारा वैल्यू हो सकता है। ऑप्शन पुट करके देख लेंगे। सिंपल सिंपल एक ऊपर वाली इक्वेशन उठा लो या फिर कोई भी एक इक्वेशन बना लो इनसे। तो 7 - a बटे 7 + b इक्वल टू 1/3 कर लेते हैं। इन दोनों को इक्वल करके देख लेते हैं। तो इससे हो जाएगा हमारा 3a + b इक्वल टू 14। ये हमारी इक्वेशन बन गई। इसमें अब पुट करके देखते हैं। अगर इसमें पुट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 6 + 4, नहीं हो पाएगा। अब पुट करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, वैसे ही हमारा तो 9 + 4 हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। 6 + 5 11 11 नहीं हो पाएगा। लास्ट ऑप्शन करके देखते हैं, 9 + 5 14, हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। इसमें पूरा सोल्व नहीं करना था, एक इक्वेशन निकालो उसके बाद में हमारा डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देखना है, उससे हमारा आंसर हो जाएगा। 59 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं।
एक साथ मार्च, अप्रैल और मई में, एक साथ मार्च, अप्रैल, मई और जून, इसमें डेटा माइनिंग का पूछ रहा है, तो इन सबका एडिशन, इनका एडिशन हो जाएगा 0, 6, 7, 8, 5, 15 और 18, 1 आज रिमाइंडर बच गया 7, 8, 2, 2, 4 एंड 6, ये हमारा हो गया इन चारों का। नेक्स्ट पूछ रहा है अगस्त, मई, जुलाई, अप्रैल, और ये किसका है, कंप्यूटर का। तो अगस्त, मई, जुलाई एंड अप्रैल, ये वाली वैल्यू, तो ये हो जाएगी 0, 2, 8, 7, 15 एंड 6, 21, 2, 9, 2, 11, 1, 3, 6, 7 एंड 3, 10, तो ये हो जाएगा 10, 1, 1, 2, इसको सोल्व कर लेंगे, 3, 2, 2, 2 आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन 3, 2, 3, 2। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी, डी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। वर्त में दो भुजाएं दे रखी है, ठीक है, दो दो जीवाएं हमारी जो कि पी एन एंड के एल है, ये हमारी पी तक एक्सटेंड हो रही है। अब ये बात कर रहा है कि जो हमारी के पी एम बिल्लू के मिल रही है, के एम पी हमारा होता है 28 डिग्री, ये वैल्यू दे रखी है 110 डिग्री। अगर ये हमारा है इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल, तो ये हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 82, और यही वैल्यू हमारी ये हो जाएगी 82। अब ये कैसे आया, क्योंकि ये हमारी हो जाएगी फिर कितनी, 180, और ये दोनों का एडिशन 180 होना चाहिए, तो ये 82 ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं। नाइन एक्स प्लस 1/3x इक्वल टू 12, तो 81x², तो ये सीधा सीधा पूछ रहा है इसका होल स्क्वायर, दोनों तरफ करेंगे तो हमारा हो जाएगा 81x² प्लस 1/9x² प्लस 18/3 इक्वल टू 144, तो ये हो जाएगा हमारा 6 एंड 6 को इधर लेके जाएंगे 142 हमारा आंसर। सॉरी, कुछ गड़बड़ हो गई है। ओके, एक बार दोबारा देखते हैं। प्लस 2 इंटू 9/3 इक्वल्स टू 144, हाँ सही तो है, 138 हो गया ना आंसर, 144 माइनस 6, अगर ये उधर लेके जाएंगे तो आंसर हो गया हमारा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं। 200 मीटर की एक रेस है, ये बोल रहा है 200 मीटर की एक रेस है जिसमें पी 40 सेकंड में दूरी तय कर लेता है, क्यू 50 सेकंड में दूरी तय कर लेता है। तो यहाँ पे क्यू कितने सेकंड से आ रहा है, 10 सेकंड से आ रहा है। ये पूछ रहा है मीटर्स में पूछ रहा है, तो मीटर्स में इसकी वैल्यू, क्यू की स्पीड कितनी हो गई, अगर ये 50 सेकंड में 200 मीटर की, तो ये 10 सेकंड में कितनी पीछे रह जाएगा, 40 मीटर पीछे रह जाएगा। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन तो देखते उड़ना चाहिए, इस क्वेश्चन में अगर डिले हो रहा है तो आपकी तैयारी में कमी है। क्वेश्चन नंबर 63। दो वृत्त ए और बी, सॉरी, दो वृत्त एक दूसरे को एक्स और वाई पर प्रतिच्छेद करते हैं, दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं, ठीक है, दोनों सेम वृत्त है, ठीक है, दोनों की रेडियस हमारी हो गई 15। यहाँ पे एक्स और वाई जो हमारी ये वाली वैल्यू है, इसकी वैल्यू 5 और 5 दी है, तो हमसे ये वैल्यू पूछ रहा है टोटल ए और बी। हम ए और ओ निकाल लेते हैं पहले। ए ओ की वैल्यू हो जाएगी हमारी √225 माइनस 25, तो हमारी हो गई √200। इसको अगर देखें तो √10√2, और इसका ही डबल हो जाएगा हमारा ए बी। ए बी हमारा है 2 AO एंड 20√2, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 64। ये क्वेश्चन थोड़ा
एक बार के लिए देखोगे तो ये थोड़ा अजीब लगेगा। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ थोड़ा। तो ये रेडियस और जो हमारा हाइट है उसके बीच का रेशियो दे रखा है, लेकिन इनके बीच का अंतर 22। तो अगर इसका रेशियो का अंतर देखें तो 11 है, 11 की वैल्यू अगर 22 है तो ये वैल्यू भी हो जाएगी मल्टीप्लाई 2। अब ये बात कर रहा है इसके चारों तरफ जो हमारी, इसके चारों तरफ एक ये बाड़ लगाना चाहता है। तो ये बाड़ की क्या हो जाएगी, यहाँ पे एक सिलेंडर बन गया कितनी हाइट का, 6 का, जिसकी रेडियस क्या है 28 है। इस रेडियस और इस हाइट के हमको इर्द गिर्द बाड़ लगाना है। इसकी वैल्यू है कि पर सेंटीमीटर स्क्वायर 2 रुपए का खर्चा आ रहा है। तो इसका हम आउटर सरफेस का एरिया निकालते हैं। रेडियस हमारी 28 एंड हाइट है हमारी 6 एंड 2 रुपए पर सेंटीमीटर स्क्वायर का हमारा खर्चा आ रहा है। ये हो जाएगा 24, 48, 96 एंड 96 इंटू 22, 96 तो 1056। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 65, यहाँ पे बात कर रहा है ये कि कौन सा विकल्प बेहतर होगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो दो हर एक क्रमिक छूट के बाद क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा जैसे कि दो क्रमिक छूट के लिए देख लेंगे अपन एक बार। तो अपन क्या करेंगे इसमें 4% को अगर एक बार जोड़ा फिर 4%, लेकिन यहाँ पे माइनस भी तो होगा 0.06, 0.16, ऐसे ही हर बार माइनस होता जाएगा। तो ये 40 तो कभी नहीं आ सकता, जबकि यहाँ पर 40% दे रहा है ये सिंगल सीट छूट में। ऐसे ही अगर 10% की क्रमिक चार छूट, तो 10 + 10 पहली दो छूट में देखेंगे तो यहाँ पे एक माइनस हो जाएगा। तो ये दो छूट में 19 आएगा, ऐसे ही कम होता रहेगा, 40% नहीं हो पाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ओनली बी सही हो जाएगा, जो कि हमारा सबसे हाईएस्ट बेहतरीन प्रॉफिट देगा। यहाँ पे एक सिंगल छूट ज्यादा प्रॉफिट देगी जितनी की उसको, क्योंकि डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं होती ना छूट, वहां पर माइनस होता रहता है साथ में। इसमें क्वेश्चन नंबर 66 में बात कर रहा है, अगर 350 लीटर का एक मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात दे रखा है, इसमें अगर थोड़ा पानी मिलाया गया है, यानी कि हमारा मिल्क का रेशियो, हमारा मिल्क हमारा सेम ही है, सिर्फ पानी मिलाया गया है। पानी मिलाने के बाद यहाँ पे रेशियो चेंज हो गया, तो हम पानी पानी को ना बदल के हम क्या करेंगे, दूध को सेम रख लेंगे दोनों टाइप में। तो 350 में अगर दूध का रेशियो कहाँ पे है, 4/7 है। अब इसमें कुछ हमने पानी मिला दिया, लेकिन दूध का रेशियो तो अभी भी सेम ही रहना चाहिए ना, दूध तो हमारा उतना का उतना ही रहना चाहिए। इसको हम सोल्व कर लेते हैं। ये जाएगा उधर 4 के इधर चला गया, ये 7, तो 7 आते ही यहाँ पे हो जाएगा 35, 35 से ये चला जाएगा तो 40 इंटू 12 इक्वल टू 350 प्लस एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा 480। 480 में से अगर 350 किया तो हमारा आंसर हो गया 130 का आंसर, जो कि हमने पानी मिलाया था यहाँ पे, उसके बाद में हमारा रेशियो चेंज हो गया। क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं। एक समलंब की दो समांतर भुजाएं दे रखी है, ठीक है, एक समलंब बना लेते हैं हम। इसकी ऊंचाई दी है b/2 एंड इसकी दो भुजाएं दी है b एंड 5b/3। अब इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है 1/2, दोनों भुजाओं का एडिशन इंटू हाइट। तो इसको अगर सोल्व करेंगे तो 3, एंड यहाँ से इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8b, यहाँ से 4 से कट जाएगा तो 2, तो ये हो जाएगा 2/3b²। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 68 पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यक्ति 7 रुपए प्रति पीस की दर से 50 अंडे खरीदता है, ठीक है, इसने 7 रुपए की दर से 50 अंडे खरीद लिए, 7 रुपए एंड 50 अंडे, ठीक है, टोटल इसने 350 रुपए खर्च किए, ठीक है, दिख नहीं रहा क्या इस पे, एक बार के लिए। तो इसने किए टोटल 350 रुपए खर्च, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि 40% अंडे टूट गए, तो यहाँ पे टूटे हुए अंडे और दोनों अंडे हम लिख लेते हैं फाइन एग्स एंड ब्रोकन। ये दोनों अगर 40% ब्रोकन हो गए तो 40% यानी 20 तो टूट गए एंड 30 एग्स हमारे अभी भी सेफ बचे हुए हैं। अब ये बोल रहा है टूटे हुए अंडों में से ये हमारे 60% बेच पा रहा है, यानी कि 12 अंडे बेच पा रहा है।
अब ये बोल रहा है कि उसने प्रत्येक अंडे की कीमत इस प्रकार से कि केवल बिना टूटे अंडे बेचने में, यानी कि सिर्फ ये 30 अंडे बेचने पे ही उससे 20% का लाभ हो जाए। टोटल हमारी कितनी थी, 350 रुपये में बेचा है, उसका अगर 20% का लाभ हो रहा है इसको सिर्फ 30 अंडे बेचने पे ही, तो इसने प्राइस कितनी सेट की, मार्क प्राइस, मार्क प्राइस ने सेट कर दी 14 रुपए पर एग। अब ये बोल रहा है कि उसने बिना टूटे अंडे अंकित मूल्य पर, यानी कि ये 30 अंडे तो इसने 14 रुपए की रेट में ही बेचे हैं, साथ ही में इसने जो टूटे हुए अंडे यानी 12 अंडे बेच रहा है जो टूटे हुए, ये वाले पे इसने दे दिया कितने का, 25% का डिस्काउंट दे दिया। तो ये कर दिया इसने, तो यहाँ पे कितना हो गया, 14 इंटू 39 टोटल इसका वैल्यू हो गया जो इसने अर्न किया। ये कितना हो जाएगा, इसको अगर डायरेक्ट एडिशन करेंगे तो फोर्थ इसको कर दो 40-1, ठीक है, तो 560 में से -14 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया इसका, जो कि इसने टोटल मतलब कि यहाँ पे कितने में बेचे अंडे, वो हो गया हमारा 6, 4 एंड 5। अब ये पूछ रहा है कि कितना प्रॉफिट हुआ, तो इसने तो बेचे 546 में, जबकि इसने खरीदे कितने में, 350 में, तो इसका फायदा कितना हो गया, 196 रुपए का इसने प्रॉफिट यहाँ पे अर्न कर लिया। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 68। ये सबसे लेंथी क्वेश्चन है इस टेस्ट सेट का, अगर आप चाहे तो इसको छोड़ भी सकते हैं, छोड़ने से थोड़ा फायदा ही मिलेगा आपको, थोड़ा टाइम मिल जाएगा पेपर में। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं, 1 प्लस, ठीक है, इसको सोल्व करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा सेक 1/sec x-1 -1/sec x+1। इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा नीचे sec² x-1 और ऊपर हो जाएगा 2। इसको अगर सोल्व करते हैं तो ये होता है tan² और tan² थीटा को ऊपर लेके जाएंगे तो 2 cot² इसका आंसर हो जाएगा। इसको आप वैल्यू पुट करके भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू पुट करने से इजी यहाँ पे डायरेक्ट करना है इसमें थ्योरम से। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें, यदि अशोक के बटुए में कुछ धनराशि है, उसने एक दुकान से 3 वस्तुएं खरीदी, यानी 18%, जिसपे कि 24% और 8% धनराशि खर्च कर दी, टोटल कितनी की, टोटल एडिशन करते हैं, 18 एंड 8, यहाँ पे होगी 26, 26, 24, 50% यहाँ पे इसने धनराशि खर्च कर दी। उसके बाद में भी इसके पास बच रहे हैं कितने, 1200, यानी कि आधे खर्च करने के बाद अगर 1200 बच रहे हैं तो टोटल 100% कितना था, 2400। इस क्वेश्चन में पेन नहीं चलाना था आपको, अगर इसमें पेन चला रहे हो तो आप फिर सीजीएल के लिए डेडिकेटेड नहीं हो। यहाँ पे पूछ रहा है tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 12 और साथ में इसका स्क्वायर पूछ रहा है। अगर ये देखो तो आपको दिख नहीं रहा क्या, ये tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इक्वल टू 12 है, और साथ में यही पूछ रहा है, बाद में इसकी वैल्यू पूछ रहा है ये। अगर इसको आप नहीं कर पा रहे हैं तो ये सिंपल सा है, इसमें आपको करना है क्या, इसका स्क्वायर करके -2 करना है, जो कि हमारा हो गया 142, आंसर खत्म। ये वो फॉर्मूला है 1/x² प्लस 1/x² वाले से करना है इसको। दो संख्याएं उनके गुणनफल 630 है, तो ए एंड बी इसने दे दिया 630, इन दोनों के योगफल उनके अंतर से, यानी कि उन दोनों का एडिशन उन दोनों के डिफ्रेंसिएशन से 40 अधिक है, सिंपल। यहाँ पे 2b की वैल्यू दे दी इसने 40, यहाँ पे 20 आ गई, अगर b की वैल्यू 20 है तो डिवाइड बाई 20 कर दो, 31.5 आंसर आ गया ए का, खत्म। क्वेश्चन नंबर 73 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 क्या बात कर रहा है, एक साथ 2009 और 2013 में आर्क के द्वारा निर्मित टेलीविजनों की संख्या, ठीक है, इसमें ग्राफ सही से क्लियर दिख नहीं रहा वैसे, सिंपल सा, इसमें तो 22:19 आंसर है, वैसे आप एडिशन करना है सिंपल, वो आप कर लोगे। ये क्वेश्चन नंबर 74 पे चलते हैं, एक बार दिख रहा है क्या इसमें, ठीक है, तो कर लेते हैं। आर द्वारा, ठीक, कंपनी आर येलो में है, ये बोल रहा है 2009 में इसकी 700 थी एंड 2013 में 840, ये हो गया 1540 रेशियो। 2010 और 2012 में, 2010-2012 में एस के, तो 2010 में है 350 प्लस 2012 में कितना है, ये दिख नहीं रहा है यहाँ पे, तो इसको आप खुद भी सोल्व कर सकते हैं। 980 दिया है, ठीक है, प्लस 980, ये हो गया 1330, यहाँ पे सिंपल सा 22 का डिवाइड हो जाएगा ना, 7 से डिवाइड कर दो, 27 इंटू 22 इंटू 19, ठीक है, 7 से हो जाएगा सीधा सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 74 पे।
कितने वर्षों में किस धनराशि पर इतने परसेंट ब्याज से मूलधन के बराबर हो जाएगा? सिंपल यार, ठीक है। P इंटू आर, आर की वैल्यू हमारी 18 इंटू 20/6% इंटू टी। ये टाइम पूछ रहा है और ये बता रहा है कि मूलधन के बराबर ही ब्याज हो जाएगा, तो ये कितने में होगा? 30 सालों में होगा। ये हमारा हो गया ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 70, लास्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन का। When n is subtracted from the numbers 19, 9, 15 and 27, the remainders are in continued proportion। ये बोल रहा है कि अगर इनमें से कुछ ऐसा सब्सट्रैक्ट करेंगे जिससे कि उसके बाद में भी ये क्या रहेंगे, हमारे प्रोपोर्शन में रहेंगे। तो प्रोपोर्शन में कैसे रहेंगे, यहाँ पे ऑप्शन से ही करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन ले लेते हैं, 3 माइनस तो 6, 12 एंड 24 क्या प्रोपोर्शन में है? गुणा 2 गुणा 2। हाँ, तो ऑप्शन फर्स्ट हो गया, यही आंसर हो गया हमारा। तो ये हमारा हो गया हमारा पूरा सेक्शन कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे आपसे। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।